हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है नंबर 13, रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपका यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, हमने यहाँ पर इस चैप्टर में ये सीखना है कि जो भी आप दो तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स। अब वो कैसे, फर्स्ट ईयर में आपने सारे का सारा क्या सीखा था कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, और सेकेंड ईयर में हम क्या सीख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि कई बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट के रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते। क्यों नहीं मैच करते? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो इस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स तो हैं, बट दोनों तरह की स्टेटमेंट्स हमें डिफरेंट आंसर्स शो कर रही हैं। सो अब हमने ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को कैसे रिकंसाइल किया जाए, उनको कैसे मैच किया जाए ताकि दोनों ही स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स सेम आए। तो जो भी वो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जो हमने करने हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना हमें कंपनी लॉ ने कंपलसरी किया हुआ है, बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंपलसरी नहीं है अंडर कंपनी लॉ। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कंपलसरी होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स के साथ मैच करवाना है। मतलब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे। सो वी विल मेक सर्टेन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स सो एज टू मैच द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द सिस्टम्स। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाली जाती हैं बट आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स में नहीं पोस्ट की जाती? लेट्स हैव अ लुक एट दैट पार्ट। आइटम्स विच आर शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब कुछ ऐसी आइटम्स जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करते बट आप उनको कहाँ शो करते हो, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में। अब वो तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड है आपका। सबसे पहले है आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, देन है आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस और फिर है आपके आइटम्स ऑफ इनकम्स। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस में उन्होंने हमें ये लिस्ट दी है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, तब तो आप इनको ज़रूर पोस्ट करते हो, बट जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तब आप इनको पोस्ट नहीं करते। तो वो कौन से हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और बैंक लोन, कंपनीज शेयर ट्रांसफर ऑफिस एक्सपेंसेस, damages to be paid by the business including penalties and fines, writing of goodwill, preliminary expenses, patents and copyrights, writing of underwriting commission, discount on issue of shares और debentures। अब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तब आप इनको पोस्ट करते थे। बट जब हमने कॉस्ट शीट का चैप्टर किया था या हमने लेबर, मटेरियल या बाकी के चैप्टर्स किए हैं, हमने कहीं पर भी इन ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट नहीं किया है, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस को कॉस्ट अकाउंटिंग में इग्नोर किया जाता है। दे आर नॉट एट ऑल पोस्टेड इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बट ये जो पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, तो यहाँ पर दोनों के रिजल्ट्स मैच नहीं होते हैं आइटम्स ऑफ एक्सपेंस के कारण। सेकेंड पार्ट है आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस, जिनके कारण डिफरेंस आता है। अब ये पार्ट हमने कॉस्ट शीट करते वक्त भी किया था। कॉस्ट शीट करते वक्त मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि ऐसे काफ़ी आइटम्स हैं जिनको इग्नोर किया जाता है वाइल पोस्टिंग और वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, जैसे डिविडेंड की प्रोविज़न, या फिर किसी रिजर्व को ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कोई सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर दिया आपने, किसी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट या बैड डेट के ऊपर प्रोविज़न है आपकी, कोई डोनेशन है, चैरिटी है, या प्रोविज़न फॉर डिविडेंड एंड टैक्स है। तो ये आइटम्स के लिए आपको स्पेसिफिकली नोट्स शेयर किए गए थे कि इनको भी कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ नहीं किया जाता बट इनको फाइनेंशियल अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है, तो इनके कारण भी डिफरेंस आ जाता है दोनों के रिजल्ट्स का। एंड देन लास्ट है हमारे पास आइटम्स ऑफ इनकम, कि इनकम की ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जिनके कारण डिफरेंस आने के चांसेस रहते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई ब्रोकरेज, डिस्काउंट, कमीशन, या फिर रेंट रिसीव्ड बाय सबलेटिंग। मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस हैं तो ये हैं, अगर उनके ऑपोजिट चलें तो वो इनकम्स हैं। इनको भी हमने अभी तक कहीं में भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किया है और ना ही आगे के किसी चैप्टर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके कारण भी हमारा एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अब ये तो वो पार्ट था जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं जो आपके फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट नहीं की जाती, दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट हाँ
उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़रूर रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? लेट्स सी देम। ओके, सो दीज आर द आइटम्स विच आर शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स एंड नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, बट एग्जाम्पल्स को करने से पहले उनका नेचर क्या है एक्सपेंसेस का, जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में आते हैं, या उन आइटम्स का जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम 2 तरह के खर्चे करते हैं। कुछ होते हैं हमारे इम्प्लाइड एक्सपेंसेस और कुछ होते हैं एक्सपोनेंशियल या एक्सटर्नल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैपिटल लगाई है, वी हैव इन्वेस्टेड कैपिटल। अब कैपिटल अगर हमने बाहर से हायर की है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो किसी बाहर की पार्टी को पे किया जाएगा। दैट्स फाइन, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपका फाइनल में भी आएगा और कॉस्ट अकाउंट्स में भी आएगा। बट अगर आप यही कैपिटल ओनर की लगाते हो, मतलब ओनर खुद ही अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसको कहीं और से बोरो नहीं करता है, जिसको सेल्फ कैपिटल कहते हैं या इम्प्लाइड कैपिटल कहते हैं, तो उस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो तो ओनर का ही हो गया। मतलब बिजनेस से एक एक्सपेंस जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और किसको जा रहा है? उसी बिजनेस के ओनर को। आई एम अगेन रिपीटिंग, हमारे पास कैपिटल है। अब कैपिटल आप हमेशा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाओगे। अब लेट्स सपोज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कैपिटल 2 सोर्सेज से ली है। एक आपने एक्सटर्नल सोर्स से ली है और एक आपने खुद ही अपने पैसे से अपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय कर दी। जो इंटरेस्ट आप एक्सटर्नल सोर्स को उनकी कैपिटल पर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो आपका दोनों अकाउंट्स में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एक्सपेंस है। उसको आप कॉस्ट में भी ट्रीट करते हो, फाइनेंशियल में भी ट्रीट करते हो। बट जो खर्चा आप इंटरनली अपने बिजनेस में ही रख रहे हो, ओनर को ही दे रहे हो, उस खर्चे को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में ट्रीट किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ट्रीट नहीं किया जाता। तो ओनर ने अगर कैपिटल लगाई है, ओनर की जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है, बट दिया किसको जा रहा है? बिजनेस के ओनर को ही दिया जा रहा है, तो उसको फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आपने एक सुना होगा सैलरी का केस, ओनर की सैलरी और एक्सटर्नल की सैलरी। एक्सटर्नल की जो सैलरी होगी उसको दोनों में ट्रीट किया जाता है, बट जो ओनर की सैलरी होगी उसको ट्रीट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स में उसको ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये उनकी एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताई गई हैं आपको। So there are certain items of notional value which are shown only in cost accounts and are not having any treatment or place in financial accounts. तो इन चीज़ों की वजह से हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेस आते हैं। सो अभी तक हमने किया है कि हमारे पास रीजंस क्या हैं दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आने के। अब हमने करना है कि अब उन स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल कैसे करेंगे। रिकंसाइल मतलब उनको मैच कैसे करवाएंगे। मैच करवाने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 मेन फॉर्मेट्स होते हैं। या तो आप क्या करते हो, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो जिसको बोला जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या फिर एक आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो और जिसको बोला जाता है रिकंसिलिएशन मेमोरेंडम अकाउंट। अगर आप एक बार किसी एक फॉर्मेट को समझ जाओगे तो सेकेंड फॉर्मेट करना आपके लिए काफ़ी ईजी है। नॉर्मली जो आपको आएगा वो आपको स्टेटमेंट बनाना आएगा। स्टेटमेंट से ही आपका अकाउंट बना है। अगर आप एक बार स्टेटमेंट बनाना सीख गए, अकाउंट बनाना इज़ वेरी इजी इन दैट केस। अब स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है? नाउ द परफॉर्मा ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। आपको स्टार्ट कैसे करना है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डैश। आपको डेट मेंशन करनी है कि किस दिन आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्रॉ की है। देन पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम्स बनेंगे आपके। एक आपका इंटरनल कॉलम बनेगा अमाउंट का, 1 कॉलम इज़ फॉर अमाउंट, और जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो आपका टोटल का कॉलम होगा। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वहाँ से जो आपको प्रॉफिट आता है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा तो खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे और कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट के साथ मैच कर जाएगा। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है? सबसे पहले एक्सपेंसेस शोन इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपने कॉस्ट अकाउंट में माइनस किया है। एक्सपेंस तो हमेशा माइनस ही होगा, तो ऐसे चीज़ों को जिसको आपने कॉस्ट अकाउंट में माइनस किया है बट फाइनेंशियल अकाउंट में उनको माइनस नहीं किया जाता है, तो हम अब क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको कॉस्ट अकाउंट में माइनस किया जाता है, आपने किया भी है बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में माइनस नहीं किया जाता, तो अब हम क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। आपने क्या किया? खर्चा 10,000 का था, रिकॉर्ड आपने 20,000 का कर दिया, मतलब आपने ज़्यादा माइनस कर दिया।
एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट, 10,000 के खर्चे को 20,000 पर रिकॉर्ड किया है, तो उसको भी अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जितना ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया, हमने 10,000 के खर्चे को 20,000 पे रिकॉर्ड किया है, तो हमने 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो एक्स्ट्रा वाले को ऐड कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूड है, ऐड कर दोगे। इनकम शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, कोई इनकम है वो फाइनेंशियल अकाउंट में तो आती है बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं शो की जाती। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के साथ मैच करना है, तो उस इनकम को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सेम वे जैसे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, बट हम एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया गया था बट करना नहीं था सब्ट्रैक्ट, उनको ऐड किया। इन द सेम मैनर इनकम्स को जिनको ऐड करना चाहिए था बट नहीं किया ऐड, उनको ऐड करोगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हुआ है तो उसको ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन को आपने ज़्यादा लगा दिया कॉस्ट अकाउंट में बट इतनी बनती नहीं थी, तो उसको भी ऐड करोगे। अब इन्हीं के ही ऑपोजिट चीज़ें होंगी तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इसी का ऑपोजिट, फाइनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंस माइनस किया गया था बट कॉस्ट अकाउंट में माइनस नहीं किया था, तो माइनस कर दो आप। कॉस्ट अकाउंट में जो एक्सपेंस डाला है वो कम डाला है, 10,000 का एक्सपेंस था, आपने 5,000 डाला है, तो हम एक्स्ट्रा 5,000 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और बाकी के भी आपके केसेस उनके ऑपोजिट जाएंगे। अभी शायद आपको ये स्टेटमेंट समझकर ज़्यादा ये स्टेटमेंट रीड करके आपको ज़्यादा समझ ना आए, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आपको लॉजिक क्या है, क्यों किया है, रीज़न क्या है, वो अपने आप ही समझ आता जाएगा। सो आप इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें यही पार्ट है जो आपका प्रैक्टिकल है, 5 में भी आ जाता है, 15 में भी आ जाता है। सो यू नीड टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट वेरी वेल। थैंक यू।